Hey dear students, welcome back to part 3 of our chapter 7 national income. लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने देखा था अलग अलग मेथड्स नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे इनकम मेथड हमने देखा, आउटपुट मेथड हमने देखा और उसी के साथ हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड। और इन्हीं के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं देयर आर सर्टन प्रिकॉशंस दैट इज नीडेड टू बी टेकन, क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया तो कहीं ना कहीं डबल अकाउंटिंग की वजह से आपकी जो नेशनल इनकम की एस्टिमेशन होगी वो रॉन्ग हो जाएगी। आज जो हम देखने वाले हैं बच्चों वो देखेंगे कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। अब तक हमने जो देखा है वो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट देखा है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब कैलकुलेट करने के टाइम पे कई सारी डिफ़िकल्टीज हमको आती है, तो थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज दोनों ही हम आज के इस लेक्चर में जो है वो समझने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम आज के इस चैप्टर को एंड करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला आता है हमारा थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज और कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। ओके, पहला है हमारा ट्रांसफर पेमेंट्स। Individuals get pension, unemployment allowance, etc. But whether these transfer payments should be included in national income or not is a major problem. हम जानते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स और ट्रांसफ़र इनकम को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके की सब्सिडी दी गई है, राइट। गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिल गया, आपको गिफ्ट मिल गया अगर, तो इसको आप कैसे इंक्लूड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है आज भी कि कैसे इन चीज़ों को हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स को हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। On one hand, they are a part of individual income and on the other hand, they are a part of government expenditure. अब क्यों हम इसको नहीं इंक्लूड कर पाते हैं, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो स्कॉलरशिप अगर मुझे मिलती है तो ये मेरी इंडिविजुअल इनकम हो गई, लेकिन गवर्नमेंट के लिए या जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिली है उसके लिए तो ये एक्सपेंडिचर हो गया ना। तो एक तरीके से एक्सपेंडिचर है, एक तरीके से इनकम है, तो कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट्स को फिलहाल इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज इलीगल इनकम। अब इनकम जो आपको गैम्बलिंग से मिलती है, देखो नेशनल इनकम क्या बोलता है, टोटल इनकम ऑफ अ नेशन। अब आपको इनकम गैम्बलिंग से मिल रही है, ब्लैक मार्केटिंग से मिल रही है, स्मगलिंग से मिल रही है, इन सबको हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वो इनकम तो है, तो ये नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि ये इलीगल तरीके से कमाया जा रहा है, ब्लैक मनी हम जिसको बोलते हैं। फिर आता है हमारा अनपेड सर्विसेज। अनपेड सर्विसेज जिसके अंदर हमने देखा हाउसवाइफ की सर्विसेज जो होती है, बेसिकली हम लव अफेक्शन दिखाने के लिए अपने घर का काम करते हैं, लेकिन हमको उसके किसी तरीके से जो पैसे हैं वो नहीं मिल रहे, तो ऑफकोर्स वो तो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा। Now, for the purpose of calculating national income, only paid goods and services are considered. As we have seen, अब तक हमने देखा है जो भी goods and services के बारे में हमने देखा है वो पेड होना चाहिए, अनपेड होगा तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब ही है इनकम आनी चाहिए, देयर हैज़ टू बी एन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो यहाँ पर तो किसी तरीके का एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं है। However, there are number of unpaid services which are not accounted for in the calculation of national income. For example, services of housewives and the services provided out of love, affection, mercy, sympathy, charity are not included in national income. अगर आपने चैरिटी भी दी है तो भी वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती है, क्योंकि वो आपने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, दया खाकर किसी को चैरिटी दे दी होगी, तो क्या वो कैलकुलेट हो सकती है, नहीं हो सकती है। हाउसवाइफ्स जो घर का काम करते हैं क्या वो पैसों के लिए काम करते हैं, नहीं, दे आर वर्किंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर देयर फैमिली, इसीलिए इसको जो है वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनाया गया है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। Now, the products kept for self-consumption for the farmers and other allied producers do not enter the market. Hence, it is not accounted for the national income. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेकर उसको क्या करते हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू को इंक्लूड करके कैलकुलेट करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो गेस वर्क के ऊपर ये काम चल रहा है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। तो यहीं पर बोला जा रहा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो फार्मर्स ने गुड्स लिया है, अब या फिर अदर अलाइड प्रोड्यूसर्स डू नॉट एंटर दी मार्केट, तो यहाँ पर वो चीज़ तो मार्केट के लिए बनी ही नहीं है, वो अपने कंजम्पशन के लिए वो बना रहा है, तो इसीलिए उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। Income of foreign firms. According to IMF, income of a foreign firm, IMF is International Monetary Fund, उनके हिसाब से फॉरेन फर्म से जो इनकम आती है should be included in the national income of the country where the firm actually undertakes the production work. अच्छा, IMF का बोलना है कि समझ लो अगर आपकी कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर बोला है should be included in the national income of the country where the firm actually undertakes the production work. अगर बाहर USA की कोई फर्म है लेकिन इंडिया में अगर वो प्रोडक्शन करती है, तो क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है इसीलिए उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट होना चाहिए इंडिया में। कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन वर्क जो है वो उसका कहाँ चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, इसीलिए उसका एस्टिमेशन भी क्या होना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए। दैट इज अकॉर्डिंग टू IMF, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। नेक्स्ट दैट इट सेज इज वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। ना गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती है, पब्लिक सर्विसेज जैसे लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस,
administration, education, health services. Calculation of these services at market price is difficult as the real value of these services is not known. अब क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज है, इस सर्विस की एक्चुअल वैल्यू आप डिराइव नहीं कर सकते हो क्योंकि ये पब्लिक सर्विस के लिए काम करते हैं, इसीलिए therefore it is difficult to calculate national income, इसीलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं. Changing price level. Difficulties in changing national income also arise due to change in price levels. For example, when the price level rises, the national income may show an increase even though the production have decreased. Also, when the price level falls, the national income may show a decrease even though there may be an increase in production. ओके अब प्राइस लेवल जो है वो चेंज होता है, इन्फ्लेशन जो होता है उसकी वजह से प्राइस लेवल चेंज हो जाता है, तो हमको क्या देखने मिलता है कि नेशनल इनकम हमारा बढ़ा है. राइट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये शर्ट आज 500 में मिल रही थी, मुझे 2020 में मुझे 500 में मिल रही थी, लेकिन 2023 में मुझे अब ये 700 में मिल रही है. तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में क्या होता है, हम इंक्लूड करते हैं ना अलग अलग करंट ईयर्स और प्रीवियस ईयर्स को हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब नेशनल इनकम में होगा कि 200 रुपया फ़ायदा हुआ है, हालांकि मेरा प्रोडक्शन जो है वो कम हो चुका है, लेकिन नेशनल इनकम क्या दिखा रहा है, 200 रुपीज़, यानी कि इनकम जो है वो एक्स्ट्रा आ रही है. ये नहीं देख रहे कि प्रोडक्शन मेरा कम हो चुका है, ये देख रहे हैं कि अब 200 एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, इसलिए उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जा रहा है. अब ये भी हो सकता है कि इसका प्राइस 2020 में 700 था, अभी कितना हो गया, 500 हो गया, तो अब 500 हो गया लेकिन मेरा प्रोडक्शन बढ़ चुका है क्योंकि मेरा बिक ज़्यादा रहा है, तो नेशनल इनकम क्या दिखाएगा कि अब प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है, 500 हो गया है. सॉरी, नेशनल इनकम क्या दिखा रहा है, प्राइस कम हो चुका है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकम इतनी नहीं आ रही है, तो नेशनल इनकम जो है वो डिक्रीज होते हुए दिखाई देगी. तो प्राइस गिरेगा तो नेशनल इनकम डिक्रीज दिखेगी, भले ही प्रोडक्शन कितना भी ज़्यादा हो रहा होगा. तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि इसको एस्टिमेशन में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये सब तो हमने थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज़ देखी है. अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ या स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ जो नेशनल इनकम को मेजर करने में काम आती है, सॉरी काम नहीं आती है, जो नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त फेस करनी पड़ती है. पहला है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी है कैलकुलेट करते वक्त जो हम फेस करते हैं वो है डबल काउंटिंग. इट अराइजेज फ्रॉम द फेलियर ऑफ डिस्टिंग्विश प्रॉपर्ली बिटवीन अ फाइनल एंड एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, फ्लोर यूज्ड बाय अ बेकरी इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड दैट बाय अ हाउस होल्ड इज फाइनल प्रोडक्ट. ओके, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है, जब हम इस फ्लर का इस्तेमाल करते हैं, देखो जब बेकरी के फ्लर का इस्तेमाल बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्लर जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल हो जाता है. लेकिन वही अगर किसी घर में रोटी बनने वाली होगी तो वहाँ पर आटा जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है. तो हम कौन से भी मेथड से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है कि ये फाइनल प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. Existence of non-monetized sector. In India, especially in the rural market, there exists the non-monetized sector. Agriculture still being in the nature of subsistence farming, a major part of production is partly exchanged for the goods and services. It is excluded while counting national income. Non-monetized sectors में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है एग्रीकल्चर भले ही सबसिस्टेंस फार्मिंग का आज भी बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन कई बार प्रोडक्शन इसलिए किया जाता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हो सके. इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो सके तो वो नॉन मोनेटाइज सेक्टर हो जाता है हमारा. तो हम आज भी सोच रहे हैं कि उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऑफकोर्स वो तो एक्सक्लूडेड है ही नेशनल इनकम से. क्यों, क्योंकि नॉन मोनेटाइज सेक्टर के एग्जिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए वो पार्ट नहीं होता है नेशनल इनकम का. Inadequate and unreliable data. Adequate and correct data on production and cost data relating to crops, fisheries, animal husbandry, forestry, construction workers, small enterprises are not available in a developing country. अब जो डेटा है, क्योंकि डेटा ही नहीं है हमारे पास यहाँ पर सही तरीके से इन सारी चीज़ों का, कितने क्रॉप्स हमने ग्रो किए, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कितना हुआ है, इसका कोई हमारे पास डेटा नहीं है. तो डेटा नहीं होता है डेवलपिंग कंट्री में. बिसाइड्स दिस, डेटा ऑन अनअर्नड इनकम्स, वो इनकम जो हमने नहीं कमाई है. Consumption and investment expenditure of rural and urban population are also not available. This does not reveal the actual size of national income. अब क्योंकि हमारे पास सही तरीके का डेटा ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, तो जब डेटा ही नहीं होगा तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे.
नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन हम सब जानते हैं, अकाउंट्स वाले बच्चे हैं और भी अच्छे से जानते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वेयर एंड टेयर ऑफ असेट्स। एक टाइम पीरियड के बाद आपने अगर असेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, उसकी वैल्यू जो है वो डिमिनिश हो जाती है। जैसे आपने कार अगर खरीदी होगी 10 लाख में, तो अब अगर आप उसको 10 साल पहले खरीदी थी, अब अगर आप बेचोगे तो आप उसको 10 लाख के ऊपर नहीं बेच सकते, क्योंकि उसको बहुत आपने यूज़ किया है ना, तो कहीं ना कहीं आपने उसको बहुत अच्छे से यूज़ करके सेकेंड हैंड बना लिया। तो अब अगर आप उसको बेचने जाओगे तो अब उसको बेचोगे तो आप 10 लाख में या 10 लाख के ऊपर नहीं बेच सकते, उससे कम ही बेचना पड़ेगा। तो ये हो जाता है वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट्स की एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। There are no uniform, common or accepted standard rates of depreciation applicable to the various capital assets. Thus, it is difficult to make correct deductions for depreciation. अब कोई एक यूनिफॉर्म या फिर एक स्टैंडर्ड जो है परसेंटेज हमने नहीं बनाया है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, जिसकी वजह से क्या होता है, हर एक असेट, हर एक कैपिटल असेट अलग अलग वैल्यू पर क्या होता है, डेप्रिसिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो डिडक्शंस है वो सही है या नहीं है ये भी कोई नहीं जानता है। कैपिटल गेन्स और लॉसेस। कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस accrue to the property owners by increase or decrease in the market value of the capital assets or changes in demand are not included in national income because these changes do not result from current economic activity. अब ये जो कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉस की बात चल रही है, अब क्योंकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखो ओनर्स जो है वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, रेंट चार्जेस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी परफॉर्म हुई है। भले हम इंक्लूड कर रहे हैं नेशनल इनकम के अंदर एक हाउस ओनर की इनकम को, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी वो हर साल उसने क्या किया, या तो रेंट बढ़ा रहा है या तो डिपॉजिट अमाउंट उसने बढ़ा दिया। हो सकता है अभी जो टेनेंट है उससे उसने अलग अमाउंट लिया, नेक्स्ट टाइम जो आएगा उससे वो अलग अमाउंट लेगा, अलग रेंट लेने वाला है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके अंदर परफॉर्म नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो हमारा ये जो चेंजेस आते हैं इससे किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। Illiteracy and ignorance. Due to ignorance and illiteracy, small producers do not keep an account of their production, so they cannot give information about the quantity or value of their output. अब क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं फार्मर्स, तो कई बार क्या होता है, जितने भी क्रॉप्स उन्होंने उगाए हैं तो उनको उसका एक एस्टिमेट वैल्यू नहीं पता होता है, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। Difficulties in the classification of working population. In India, working population is not clearly defined. For instance, farmers in India are not engaged in agriculture round the year. अच्छा, वर्किंग पॉपुलेशन को हमने सही तरीके से क्लासीफाई नहीं किया है, क्योंकि फार्मर्स जो है वो पूरे साल काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत सीजनल होता है, तो सीजन के हिसाब से इनको क्या करना होता है, काम करना होता है। ऑब्वियसली इन ऑफ सीजन दे एंगेज देमसेल्फ इन ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस। तो जब सीजन नहीं होता है तो उस वक्त वो क्या करते हैं, अपने आप को दूसरे ऑक्यूपेशन में क्या करते हैं, एंगेज कर लेते हैं। इन सच अ केस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर इनकम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। अब देखो, अगर आपने एक प्रोफेशन बना रखा है तो वेल एंड गुड, आपकी इनकम कैलकुलेट करने में आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं, जैसे कि आपने जैसे फार्मर का एग्जांपल अगर ले ले, तो सीजन में क्या होता है, ऑन सीजन वो फार्मर है, ऑफ सीजन में उन्होंने कुछ और काम ढूंढ लिया, तो एग्जैक्ट उनके ऑक्यूपेशन से इनकम आना जो कैलकुलेट हम करते हैं वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। रॉ मटेरियल्स, intermediate goods, semi-finished and finished products in the stock of the producer are known as inventories. तो inventories हम चाहते हैं जो हमारे पास stock इसका होता है semi-finished, finished goods का या raw materials का। Any mistake in measuring the value of inventory will distort the value of final production of the producer. Therefore, valuation of inventories require careful assessment. तो अब हम raw materials के भी stock को inventory बुलाते हैं, हम semi-finished goods को भी बुलाते हैं, हम फाइनल गुड्स को भी बुलाते हैं। बहुत ज़रूरी है हमको एक सही एस्टिमेशन रखना इन सारे इन्वेंट्रीज़ का, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस के लिए अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उससे अलग इनकम जनरेट होगी, अलग इनकम जनरेट होगी तो वो नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट अलग तरीके से होगी। इसीलिए एक प्रॉपर आइडिया हमको नहीं होता है, किस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर हमने सही वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री नहीं बताई तो डिस्टॉर्ट कर देगा ये हमारा फाइनल एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद दी डिफ़िकल्टीज दैट वी फेस्ड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो हमने दोनों ही देख लिया है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी देख लिया है, स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट यानी कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी हमने देखी है। अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज व्हाई नेशनल इनकम इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द यूज, व्हाट रोल डज इट प्लेज। सो फर्स्ट इट सेज इज फॉर द इकोनॉमी। तो सबसे ज़रूरी किस चीज़ के लिए है नेशनल इनकम, हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब है टोटल इनकम ऑफ अ नेशन। तो नेशन ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है ये कैलकुलेट अगर नेशनल इनकम करेगा तभी हमको पता चलेगा। नेशनल इनकम डेटा are important for the economy of a country. In present times, the national income
data are regarded as accounts of the economy, which is known as social accounts. It tells us how the aggregates of a nation's income, output and product result from the income of different individuals, products of industries, transactions of international trade. तो बेसिकली जितने भी ट्रेड होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हुआ कंट्री के अंदर हुआ, कंट्री के बाहर हुआ है, तो उससे हमको पता चलता है कि हम ग्रोथ की तरफ किधर बढ़ रहे हैं. Then we have national policies. National income data forms the basis for national policies such as employment policy. अच्छा, अब हमको पता चलता है कौन से एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज से कितनी इनकम आ रही है, कहाँ से इनकम हमको नहीं आ रही है. तो कहीं ना कहीं ये जो हमको डेटाबेस मिलता है ये हमको हमारे नेशन के लिए जो पॉलिसीज़ हम फ्रेम करते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो कौन सी पॉलिसीज़ हम बना सकते हैं? हम बनाते हैं उसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, हम बनाते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हम बनाते हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसी, हम बनाते हैं टैक्सेस पॉलिसी. तो ये सारी पॉलिसीज़ जो है वो हम हमारे नेशनल इनकम डेटा के ऊपर बनाते हैं. These figures enable us to know the direction in which industrial output, investment and saving change. तो हमको पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में हमारे नेशन की तरक्की जा रही है. It also helps to generate economic models like growth model, investment model. अब ये जो नेशनल इनकम है इसी के बेसिस पर हमारे कंट्री में अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स बनते हैं, जैसे कि ग्रोथ मॉडल्स बनता है, जिससे कि हम और ज़्यादा सही तरीके से हमारे नेशन को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं in terms of economic activities. Thus proper measures can be adopted to bring the economy to the right path. तो जब हमको पता चलता है नेशन किस तरीके से तरक्की की तरफ लेकर जाना है, हमको सक्सेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है, तो नेशनल इनकम के डेटा के बेसिस पर नेशनल पॉलिसीज फ्रेम की जाती है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग डेटा पर्टेनिंग टू नेशनल इनकम इज़ वेरी एसेंशियल. अगर कंट्री की प्लानिंग करनी है तो नेशनल इनकम का डेटा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये डेटा में कंट्री की ग्रॉस इनकम होती है, आउटपुट होता है, सेविंग्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, कंजम्पशन होता है. इन सारे एक्सपेंडिचर्स इनकम को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. तो अलग अलग सही और राइट सोर्सेज से हम यहाँ से जो डेटा है वो ले सकते हैं इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशन के लिए. देन इट सेज इकोनॉमिक रिसर्च. अब नेशनल इनकम डेटा जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको नेशन की जो नेशन के ऊपर रिसर्च करना होता है. दे मेक यूज़ ऑफ वेरियस डेटा ऑफ कंट्रीज इनपुट, आउटपुट, इनकम, सेविंग, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर. ये सारी की सारी चीज़ों का क्या करते हैं, डेटा जो है वो रिसर्चर्स कलेक्ट करते हैं, जो कि सोशल अकाउंट से उनको नेशनल इनकम के डेटा से उनको क्या होता है, मिल जाता है. देन इट सेज अबाउट कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. National income data helps us to compare standard of living of people in different countries and of people living in the same country at different times. Okay, अब इससे क्या होता है, नेशनल इनकम से हमको पता चलता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है. एक कंपैरिजन होता है हम अपने कंट्री के दूसरे कंट्री के लोगों के साथ में कंपैरिजन करते हैं. दूसरा होता है अपने ही कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, अपने ही लोगों के साथ में आपस में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि कैसे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंसेस होते हैं. लास्टली इट सेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Okay, national income enables us to know about the distribution of income in the country from the data related to wages, rent, interest and profit. We understand the disparities in the incomes of different sections of the society. अब national income का जो statistics है उससे हमको पता चलता है कि किस तरीके से nation में income जो है वो distribute हुई है, और data मिलता है हमको wages से related, यानी कि एक लेबर का वेज कितना है, एक लैंड का रेंट कितना जा रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आता है और एक एंटरप्राइज प्रॉफिट कितना कमाता है. और इससे हमको समझ में आते हैं वो डिफरेंसेस, इनकम में जो डिफरेंसेस है उसको भी हम समझते हैं कि क्यों सोसाइटी में इस तरीके के डिस्पैरिटीज जो है, यानी कि डिफरेंसेस जो है लोगों की इनकम में है. डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की इनकम जो है वो जनरेट होती है. तो इसी के साथ हमने देख लिया कि नेशनल इनकम क्यों ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए नेशनल इनकम का जानना क्यों ज़रूरी होता है. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 7 दैट इज़ नेशनल इनकम. अब जो हम चालू करने वाले हैं वो है हमारा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हम हमेशा करते हैं, और वो होता है हमारा एक्सरसाइज. ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इमीडिएटली लेक्चर के एंड में एक्सरसाइज शुरू कर देना है. क्यों? क्योंकि उससे हमें पता चलता है हमने लेक्चर को कितने अच्छे से सुना है, कितना अच्छे से ध्यान दिया है, और कितने अच्छे से हम क्वेश्चंस के आंसर्स को इमीडिएटली दे सकते हैं, ताकि हमको पता चले कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं हमारे माइंड में. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेशनल इनकम्स एक्सरसाइज. ओके, नाउ फर्स्ट वन केबीसी टाइप क्वेश्चन आ गया हमारा. While estimating national income, we include only value of final goods and services in order to. Okay, हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी लेते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की लेते हैं. क्यों फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं, हमने कई बार इस चीज़ को पढ़ा है. हमको डबल काउंटिंग नहीं चाहिए, टू मेक कंप्यूटेशन ईजियर नहीं, ये हमारा गोल नहीं. हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन ईजी हो, लेकिन ये गोल नहीं है हमारा.
टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ये हमारा गोल है। मैक्सिमाइज नेशनल वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं, एवेल्युएट द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन, ये भी नहीं है। तो बेसिकली हम चाहते हैं डबल काउंटिंग जो है उसको हम क्या करें, अवॉइड करें। अभी नेक्स्ट आता है हमारा एनडीपी। एनडीपी जो है हमारा वो क्या है, नेशनल डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी। अब डी है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पर देखो ये डी जो आता है ना ये आएगा। डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कहीं भी हम लोग नहीं करते हैं, हम उसको डिडक्ट करते हैं। तो डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम दी जीडीपी, जीडीपी से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमको मिलता है एनडीपी। आपने देखा होगा ना, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो फॉर्मूले इसके पढ़े हैं लेक्चर में उसको आप अच्छे से याद कर लें। तो ये हमारे एनडीपी का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग। इंडिया में नेशनल इनकम जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, याद होगा अगर आपको, हमारे मेथड्स में हमने लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया था सीएसओ का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया में दोनों ही तरीका यूज़ करता है, इनकम मेथड भी यूज़ करता है, आउटपुट मेथड भी यूज़ करता है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एज वेल एज इनकम मेथड। तो यहाँ पर क्या है, हमारे कंट्री में आउटपुट और इनकम मेथड दोनों ही इस्तेमाल किया जाता है। क्या कैलकुलेट करने के लिए, हमारे कंट्री में नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है इसके थ्रू। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट द कोरिलेशन। ओके, अगर जीएनपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट सिर्फ और सिर्फ जीडीपी होता है। क्या होता है, जीडीपी होता है। अगर इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड बुलाया जाता है, तो आउटपुट मेथड को क्या बुलाया जाता है, आउटपुट मेथड जो है उसको बुलाया जाता है प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मेथड। क्या बुलाया जाता है, प्रोडक्शन साइड से होता है, याद रखना, प्रोडक्शन और इन्वेंट्री मेथड, प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मेथड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, अगर थियोरेटिकल डिफिकल्टीज होती है ट्रांसफर पेमेंट, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है वो होगा हमारा प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल, जो अभी अभी हमने पढ़ा है, प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी। प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी जो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी इन्वेंट्री की सही वैल्यू हम नहीं पता कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री में आता है, क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट गुड्स आता है, हमारे सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारे फिनिश गुड्स आते हैं। तो क्योंकि सबके सब हमारे इन्वेंट्रीज में काउंट हो सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज का सही पता लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट पेयर, यानी इसमें से गलत पेयर जो है वो कौन सा है। नेशनल इनकम कमेटी 1949 में आई थी, तो दिस इज राइट, ये तो करेक्ट पेयर हो गया हमारा। फाइनेंशियल ईयर हमारे कंट्री में 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ये भी सही है हमारा। फिर आता है हमारा इनकम मेथड, जो इनकम मेथड का फॉर्मूला हमको दिया है, इनकम मेथड इज नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Now expenditure method माइनस नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये जो हमको एक्सपेंडिचर मेथड दिया है दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज हमने देखा गवर्नमेंट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर मेथड में ये जो फॉर्मूला दिया है दैट इज रॉन्ग। तो फोर्थ दैट इज D1 इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमको इनकरेक्ट पेयर जो है वो फाइंड आउट करना था, जो हमने यहाँ पर कर लिया। तो ये जो फॉर्मूला दिया है विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो फोर्थ डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। Now, Vrinda receives monthly pension of ₹5,000 from the state government. अब स्टेट गवर्नमेंट से वृंदा को हर महीने क्या मिलते हैं, 5,000 मिलते हैं, जो कि उसका मंथली पेंशन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है हमारे पेमेंट का, या फिर ट्रांसफर पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रांसफर इनकम है किसके लिए, वृंदा के लिए हो जाता है ट्रांसफर इनकम, जो कि हमारे नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है। Next is Viru kept aside 100 kgs out of 500 kgs of wheat produced in his farm for his family. तो ये उसने क्या किया है, इसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्या किया है, यूज़ किया है। इसको क्या किया है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ किया है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ओके,
शीतल परचेस्ड व्हीट फ्लर फॉर हर बेकरी फ्रॉम द फ्लर मिल। व्हीट फ्लर खरीदा है अपने बेकरी के लिए फ्रॉम द फ्लर मिल। ओके, तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये होता है हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, Shobha collected data regarding the money value of all final goods and services produced in the country for the financial year 2018 and 19. Okay, collected data regarding the money value of all final goods and services. All final goods and services, तो यहाँ measurement of national income by product method है, प्रोडक्ट मेथड है या आउटपुट मेथड बोल सकते हो। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड में क्या होता है, सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। ओके, राजेंद्र हैज़ अ टोटल स्टॉक ऑफ 500 जेल पेन्स इन हिज शॉप विच इंक्लूड्स 200 जेल पेन्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यानी 500 जेल पेन्स का जो है उसके पास क्या है, स्टॉक है, जिसमें से 200 जेल पेन जो है वो प्रीवियसली क्या की गई थी, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस की गई थी। तो इसे हम क्या बुलाते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा था, इसे हम बुलाते हैं इन्वेंट्रीज। देखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इसलिए तो हमारा क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्टॉक 500 का है, लेकिन वो 500 में से 300 जो है वो अभी ईयर के हैं और 200 ऑलरेडी पिछले ईयर के थे। तो हो सकता है नेशनल इनकम का एस्टिमेशन जो है वो वैल्यूएशन जो हमको निकालना होता है इन्वेंट्रीज का, वो इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमको यहाँ पर बताना है हम अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। There are many theoretical difficulties in the measurement of national income. तो yes, I agree with the given statement. Why? Because हमने कई सारी theoretical difficulties है जो अभी अभी देखी है, तो आपको उन्हीं theoretical difficulties को mention करना है कि national income के टाइम पे, calculation के टाइम पे ये सारी difficulties जो है वो हम face करते हैं। Next is under output method, value added approach is used to avoid double counting. Okay, output method के अंदर value added approach का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू एडेड अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। दो टाइप हमने पढ़े थे, राइट। तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, येस आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ भी आएगा येस आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। तो वैल्यू एडेड अप्रोच हमने पढ़ा और फाइनल गुड्स अप्रोच हमने पढ़ा। दोनों ही मेथड इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, आउटपुट मेथड के अंदर। अगर ऐसा होता कि आउटपुट मेथड के अंदर सिर्फ वैल्यू एडेड अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है तो आपका स्टेटमेंट गलत होता। लेकिन वैल्यू एडेड अप्रोच जो है वो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। तो फाइनल गुड्स भी इंक्लूड होता है और उसी के साथ साथ वैल्यू एडेड में आपका इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो उसको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से आपकी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है वो होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है, जो कि हमारा चैप्टर 7 है, नेशनल इनकम कंप्लीट हो चुका है। मिलूंगे मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम करने वाले हैं अगेन एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जो है वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ आपको एज अ स्टूडेंट नहीं जानना है, आपको एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन अपने कंट्री के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारे थोड़े से फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर होगा, जो कि आता है हमारा पब्लिक फाइनेंस, विच इज़ अ चैप्टर 8। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।